गाइस फाइनली इस साल जियो का आईपीओ आ रहा है और मार्केट इस कंपनी की वैल्यू अराउंड 13 लाख करोड़ लगा रही है। अब आप सोच रहे होगे कि जितने भी इसके अर्ली इन्वेस्टर्स हैं दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि डीप डाउन दे आर नॉट हैप्पी तो आप क्या बोलोगे? तो गाइस आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ दैट दीज फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट हैप्पी, और साथ में हम जियो के पूरे बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे और साथ में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड क्या ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं। तो आई होप यू आर एक्साइटेड। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस 9 अक्टूबर 2016 इंडियन टेलीकॉम मार्केट के लिए एक बहुत ही आइकॉनिक डे है, क्योंकि उस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो को लॉन्च किया था। उस दिन रिलायंस ने फॉर द फर्स्ट टाइम वॉइस कॉल्स को इंडिया में फ्री कर दिया और साथ में डेटा पैकेजेस को बहुत मैसिवली रिड्यूस कर दिया। मतलब आप ये समझ लो कि अगर 1 GB का डेटा अगर 250 रुपीज में आता था तो उसको रिलायंस ने रिड्यूस करके 10 रुपीज पर जीबी कर दिया। अब जैसे ही रिलायंस ने डेटा पैकेजेस को बहुत मैसिवली रिड्यूस कर दिया तो बहुत सारे लोगों ने जियो के सिम कार्ड्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये समझ लो कि फर्स्ट 26 डेज के अंदर ही 1.6 करोड़ कस्टमर्स जियो के नेटवर्क पे आ गए थे और अगले 2 से 3 साल के अंदर जियो जो था उसने 33% टेलीकॉम मार्केट को कैप्चर कर लिया था, जो कि अपने आप में बहुत ही एक मैसिव रिकॉर्ड है। 2019 तक जियो अराउंड 35-36 करोड़ कस्टमर्स को अपने नेटवर्क पर लेकर आ चुका था। गाइस उस टाइम तक जियो की स्टोरी पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही मैसिव बिजनेस केस स्टडी बन चुकी थी, क्योंकि किसी भी कंपनी ने इतनी फास्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर इतने कस्टमर्स को कभी ऐड नहीं किया था। और ये सारी चीजें वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स साइडलाइंस में देख रहे थे। उन्होंने क्या सोचा कि जिस तरीके से टेंसेंट और अलीबाबा ने चाइना के अंदर एक बहुत ही मैसिव इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है, उसी तरीके से जियो भी इंडिया के अंदर ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। चलो टेंसेंट के एग्जांपल से समझते हैं। टेंसेंट ने क्या किया था, चाइना के अंदर वी चैट करके एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज लॉन्च करी थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, चाइना के सारे लोगों को वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ गए। अब जैसे ही वो सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उसके बाद उन्होंने और नई नई सर्विसेज उनको ऑफर करनी स्टार्ट कर दी। मतलब उसी के अंदर अगर उनको कोई खाना ऑर्डर करना है तो फूड सर्विस भी उसके अंदर वो ऑर्डर कर सकते हैं, कोई वीडियो देखनी है वो भी देख सकते हैं, और कोई पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं, उनको कोई इंश्योरेंस खरीदनी है वो भी कर सकते हैं, उनको कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए वो भी ले सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस करना है वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, पहले एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को ऐड करना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो सारे लोग उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उन्होंने क्या किया, उनको नई नई सर्विसेज ऑफर करनी स्टार्ट कर दी जिससे उनके रेवेन्यू स्ट्रीम और इंक्रीज कर सके, और उन्होंने पूरा एक बहुत ही मैसिव इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। सिमिलरली अलीबाबा ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया। मार्केट प्लेस के अंदर उन्होंने क्या किया, बायर्स और सेलर्स को उन्होंने कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जितने भी सेलर्स थे उनको होता क्या था ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो बनाते थे तो उनको धीरे धीरे क्या हुआ, उनको वर्किंग कैपिटल लोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। तो इन्होंने क्या किया, उनको लोन्स प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे फाइनेंशियल सर्विसेज भी लॉन्च कर दी, वीडियो गेमिंग भी लॉन्च कर दी। अब गाइस इस तरीके से वो मिलियंस ऑफ बायर्स और मर्चेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गए और उनको बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस थी उनकी डिजिटल पेमेंट सर्विस अली पे के नाम से। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो अली पे के थ्रू होंगी और इसके अंदर उनको कमीशंस मिलेंगी। तो गाइस वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही सोच रहे थे कि जिस तरीके से टेंसेंट और अलीबाबा ने चाइना के अंदर इकोसिस्टम क्रिएट किया है, वैसे ही जियो भी इंडिया के अंदर वही सेम सिस्टम को क्रिएट कर सकता है। और पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने के बाद हम इतनी सारी डिफरेंट सर्विसेज उनको देंगे कि जियो प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो बहुत ही स्टुपेंडस पेस पर ग्रो कर पाएगा, और अगर ऐसा ग्रो करेगा तो हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अब गाइस इसके अंदर 2 टाइप के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर 2020 में इन्वेस्ट किया था। पहले थे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल हो गया और फेसबुक हो गया। अब गाइस इन दोनों कंपनीज ने अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जिसमें से फेसबुक ने लगाए थे 43,000 करोड़ फॉर 9.99% स्टेक और जियो ने लगाए थे 32,000 करोड़ फॉर 7.7% स्टेक। और दूसरी तरफ थी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, जिन्होंने मिलाकर अराउंड 72,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे। अब गाइस इस इन्वेस्टमेंट के पीछे के मेन आइडिया को समझते हैं। आइडिया ये था कि सबसे पहले जियो जो है ना वो बहुत सारे कस्टमर्स को अपने इकोसिस्टम का पार्ट बनाएगा। फिर जैसे वो उस इकोसिस्टम का पार्ट बन गए, फिर वो गूगल के साथ पार्टनरशिप करके जियो फोन लॉन्च करेंगे जो काफी सस्ता होगा। जैसे उनके पास फोन आ गया उसके बाद उसके अंदर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे,
उस डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू वो लोग क्या करेंगे, एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे और जियो मार्ट के थ्रू उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका मतलब ये कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप डायरेक्टली जियो मार्ट के थ्रू बाय कर सकते हो। ये इनका पूरा एक मास्टर प्लान था। अब गाइस ये लोग ना एक बात नहीं समझ पाए कि चाइनीज और इंडियन मार्केट के अंदर ना बहुत ज्यादा डिफरेंस था। चाइना के अंदर जब ये ऐप्स चली थी टेंसेंट और अलीबाबा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी आउटसाइड कंपटीशन था ही नहीं। तो ये लोगों ने अपने आप ही लॉन्च किया और धीरे धीरे पूरा उन्होंने इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया था, क्योंकि आउटसाइड कहीं से कोई कंपटीशन था ही नहीं। लेकिन जियो के लिए ये सेम इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर थे जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें ऑनलाइन मार्केट प्लेस से कम्पीट करना है तो उन्हें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कम्पीट करना पड़ेगा। यही अगर वो फूड डिलीवरी से कम्पीट करेंगे तो उन्हें जोमेटो और स्विगी से कम्पीट करना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक फील्ड के अंदर उनको बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा था, जिसकी वजह से हुआ क्या ना, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो इन सारी सिस्टम को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर पाए और पूरे इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन को बना पाए। अब गाइस 2020 के अंदर जियो की जो मार्केट वैल्यू थी ना, वो अराउंड 4.91 लाख करोड़ थी और आज आफ्टर 6 इयर्स इसकी वैल्यू लगाई जा रही है अराउंड 13 लाख करोड़। तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत अच्छा रिटर्न हो गया, लेकिन आपको ना इसके अंदर दो चीज़ें और सोचनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये कि अगर इसके एनालाइज रिटर्न को निकाला जाए तो अराउंड 13-14% का रिटर्न आता है, और साथ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूपी इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है, तो अगर ये लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट से निकले तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। अब गाइज इन इन्वेस्टर्स का प्लान ना बहुत सिंपल था कि हम 2020 के अंदर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे एंड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हम इस कंपनी को स्केल अप करवाने के बाद इसका आईपीओ लेकर आएंगे और अपने स्टेक को सेल करके अपने रिटर्न्स को जनरेट कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऑफर फॉर सेल नहीं लेकर आ रहे। ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, वो आईपीओ के टाइम पे अपने स्टेक को सेल कर देते हैं टू द रिटेल इन्वेस्टर्स और वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन क्योंकि इनको इतना फायदा हो ही नहीं रहा और इनको पैसों की भी बहुत जरूरत है कंपनी को, तो इन्होंने क्या किया, 35 to 40,000 करोड़ का इशू लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और साथ में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दे विल स्टे इन्वेस्टेड इन द कंपनी। चलो गाइस अब जियो प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। गाइस जियो प्लेटफॉर्म्स जो है ना, बेसिकली वो एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है कि मतलब उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, लेकिन उसके अंडर बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं जो अपना अपना बिजनेस कर रही हैं, और सारे के सारे प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज जो है ना वो होल्डिंग कंपनी के पास इकट्ठे होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो पार्ट है ना, दैट इज जियो इन्फोकॉम। जियो इन्फोकॉम क्या है, वो इनकी टेलीकॉम बिजनेस है। मतलब बेसिकली जो भी हम मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो सारा का सारा जियो इन्फोकॉम का पार्ट है। आज अगर मैं टोटल इसके रेवेन्यूज़ की बात करूँ ना, तो उसका 95% रेवेन्यूज़ जो है वो जियो इन्फोकॉम के थ्रू आता है, और बाकी का रेवेन्यू जो है वो बाकी की 30 सब्सिडरीज के थ्रू आता है। अब गाइस जियो इन्फोकॉम जो है ना, उसके 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। एक तो हो गया मोबाइल नेटवर्क, और दूसरा हो गया इनका ब्रॉडबैंड सर्विसेज, और तीसरा हो गया एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। मोबाइल नेटवर्क में यू ऑलरेडी नो कि जितना भी प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन ये हमको दे रहे हैं, और साथ में डेटा के ऊपर जो चार्जेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पर अक्रू होती हैं, मोबाइल सेगमेंट के ऊपर। अब गाइस सेकंड सेगमेंट जो है ना, दैट इज ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है जियो फाइबर और दूसरा है जियो एयर फाइबर। जियो फाइबर के अंदर क्या है ना, जैसे राउटर के थ्रू आपके घर पे ब्रॉडबैंड लगा होता है वायर्स के थ्रू, दैट इज व्हाट इज जियो फाइबर। और जियो एयर फाइबर क्या है, जैसे आपके मोबाइल के थ्रू आपके पास नेटवर्क आता है, उस तरीके से वो एक डिवाइस आपको दे देते हैं जिसके अंदर कोई वो बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, और उसके थ्रू आपको 5G कम्युनिकेशन, 5G आपको डेटा मिल पाएगा, और उसके थ्रू आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये दोनों चीजों को उन्होंने लॉन्च किया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनके पास 42.6% मार्केट शेयर है ब्रॉडबैंड सर्विसेज का। और तीसरा पार्ट जो आता है दैट इज एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। मतलब होता क्या है ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट 5G नेटवर्क देते हैं जिससे इनकी फास्ट कनेक्टिविटी हो पाए, और साथ में इनको बहुत सारे डेटा कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब गाइस ये समझते हैं कि इस आईपीओ के पैसे को ये यूज कैसे करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इस आईपीओ के थ्रू ये लोग अराउंड 35 to 40,000 करोड़ रुपीज मार्केट से रेस करेंगे, जिसमें से 27,000 करोड़ ये लोग यूज करने वाले हैं अपनी कंपनी के ऊपर जो डेट है उसको रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि हुआ क्या है ना, लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, बहुत ज़्यादा केपेक्स किया है। क्यों किया है, क्योंकि कंपनी जो है ना वो बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स के अंदर वर्क कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इतनी सारी सब्सिडरीज हैं और इन सबके अंदर बहुत ही AI रिलेटेड वर्क भी चल रहा है, डेटा सेंटर्स भी बिल्ड कर रहे हैं, दे आर
वर्किंग ऑन मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक जियो सावन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जियो हॉटस्टार के ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। दे आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा ऑल्सो फ्रॉम द मार्केट, बहुत सारा वीडियो कंटेंट भी ये लोग बाय करते हैं। तो बेसिकली इनके केपेक्स बहुत ज़्यादा रहता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है ये सेगमेंट्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब गाइस अगर मैं इसके रेवेन्यूज की बात करूं तो FY26 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड 1.46 लाख करोड़, जिसमें बल्क ऑफ द रेवेन्यूज जो थे ना वो इनके टेलीकॉम बिजनेस के थ्रू ही आ रहे थे, थ्रू प्रीपेड एंड पोस्टपेड सर्विसेज ओनली। और इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था दैट वाज अराउंड 30,000 करोड़। देखो हुआ क्या ना गाइस, लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर ना इस कंपनी ने बहुत ज्यादा केपेक्स किया है। मतलब FY24 के अंदर इन्होंने अराउंड 54,000 करोड़ का केपेक्स ही किया था और अभी भी इस साल भी इन्होंने 34,000 करोड़ का इन्होंने केपेक्स किया है। तो कहने का मतलब ये है हर साल ये लोग बहुत मैसिव केपेक्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, बाकी की जितनी भी सब्सिडरीज हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इतने रेवेन्यूज तो जनरेट नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स लग रही हैं। अब साथ में आप सोचो, जियो सावन हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, या फिर जितनी भी और सब्सिडरीज हैं उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लेवल पर काम चल रहा है, लेकिन उसके अंदर हो क्या रहा है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ, और उसके अंदर से अभी इतने खास रेवेन्यूज आ नहीं रहे। लेकिन कंपनी का फोकस अभी इसी बात पे है कि गोइंग फॉरवर्ड ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होंगे, और जैसे वो प्रॉफिटेबल होने लगेंगे और ये इकोसिस्टम ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग काफी अच्छा प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ग्रोथ ला पाएंगे। तो गाइस अब आप ये समझ लो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग इसी बात पे बैंक कर रहे हैं कि जितनी बाकी की सब्सिडरीज जो है ना गोइंग फॉरवर्ड जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट्स लग रही हैं, ये लोग आगे जाके अच्छे रेवेन्यूज जनरेट कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। अगर वो प्रॉफिटेबल हो गए तो शेयर होल्डर्स गोइंग फॉरवर्ड कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। अब गाइस अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेके, तो गाइस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ना एट दिस पॉइंट इन टाइम वो अराउंड 13-14% से ग्रो कर रहा है। मतलब लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 1.28 लाख करोड़, इस बार हुआ है 1.46 लाख करोड़, जो कि अराउंड 13-14% का ग्रोथ रेट है। अब हर चीज गाइस इसी बात पे टिकी हुई है कि गोइंग फॉरवर्ड जितनी वो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो फ्रूटफुल होंगी या नहीं होंगी। तो गाइस एज पर मी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 13-14% पे ही है। हाँ ये बात सही है कि इस कंपनी को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा, और अगर आप इस कंपनी को कंसिस्टेंटली ट्रैक करो और गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको ये साइंस दिखें कि कंपनी के जो बाकी की जो सब्सिडरीज जो हैं वो भी अच्छे रेवेन्यूज ग्रो करने लग गई हैं और साथ में वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली वी कैन एंटर एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी विद द अदर शेयर होल्डर्स। तो गाइस लास्ट में तो इसी बात पे बात आ जाती है कि हमें कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं है, 13-14% के अराउंड ये ग्रोथ कर रही है, और अगर ये टेलीकॉम बिजनेस पे ही डिपेंडेंट रही तो इसकी ग्रोथ रेट कुछ खास नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक मेच्योर बिजनेस हो चुका है। आज ऑलरेडी कंपनी जो है ना वो 60% टेलीकॉम मार्केट का ऑलरेडी कैप्चर करके बैठी है, तो एक लिमिट आ जाती है जिससे ऊपर ये ग्रो कर सकती है टेलीकॉम बिजनेस के अंदर। तो जब तक बाकी के सेगमेंट्स इसके अंदर प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तब तक ये रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा और कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए उतना पैसा नहीं बनाएगी। लेकिन अगर हम इसको ट्रैक करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड हमें ये दिखा कि ये सब्सिडरीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली इट कैन बिकम अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट और हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। और गाइस एक कंपनी के अंदर क्या क्या देखना होता है और पूरा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क हमें किस तरीके से देखना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैंप के अंदर सिखाता हूं। जब ऑलरेडी हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो 35-40% पे ग्रो कर रही हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ, जिस दिन कंपनी ये बोलेगी कि अब मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि मैं 30-40% पे ग्रो कर सकती हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई विल बी द फर्स्ट इन्वेस्टर who is going to jump onto this particular opportunity. तो I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.